आज हम संज्ञा के भेद यह एईसी अर्थात हिंदी भाषा संवर्धन क्षमता इस विषय के अंतर्गत संज्ञा के भेद यह देखने जा रहे हैं। तो संज्ञा के प्रमुखता तीन भेद माने जाते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी प्रावधान होता है, परंतु हम पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को अधिक विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले हम समझते हैं। प्रॉपर नाउन यह संज्ञा जिसमें किसी एक खास वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, जैसे गंगा, अयोध्या आदि। गंगा से एक नदी विशेष तथा अयोध्या शब्द से एक नगर विशेष का हमें बोध होता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ की पूर्ण जाति का बोध हो, जैसे लड़के, पक्षी, नदी, ग्राम, वृक्ष इत्यादि। उदाहरण के किसी एक रूप से किसी विशिष्ट पदार्थ का बोध न होकर उस पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता है, तब जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अगर लड़का कहा जाए तो उसका जिसे हम कहेंगे कि वह लड़का है, वह हमें समझ में आता है। पंछी जो होते हैं उनकी एक जाति होती है, जैसे यानी वह एक वर्ग है। ग्राम तो कौन सा गांव है यह हमें समझ में आता है। नदी कौन सी नदी कहते हैं तो वह समझता है। वृक्ष एक जैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ यह शब्द है, ऐसा हमें समझता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। फिर से एक बार इसकी व्याख्या दोहराई देते हैं कि जिस संज्ञा से, संज्ञा यानी नाम, नाम से किसी पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है वह देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, स्वभाव, दशा आदि का नाम जाना जाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, किसी भी संज्ञा से उस पदार्थ का गुण हमें समझ में आता है, वह कैसा है वह हमें समझ में आता है, तो उसे भाववाचक, भाव का मतलब वैसे भी भावना होती है, तो भावना मायने रखती है इसमें। इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बचपन, मिठास, यौवन तथा मधुरता, सुंदरता, वीरता, पीलापन, दया इत्यादि। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यानी जैसे बचपन, बचपन के भाव किस तरह से निरागस होते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं, तो वह भावना यहाँ पर स्पष्ट होती है। मीठा से शब्द से जैसे वह पदार्थ के जो गुण है या उसके जैसे सुख में मीठे का प्रयोग किया जाता है, तो वह भावना वहां पर प्रयुक्त होती है। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी भावना महत्वपूर्ण रहती है और उस भावना से जुड़े संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो हमारी इकाई पहली है उसमें जो वर्ण विचार दिए गए हैं, इसके अंतर्गत एक छोटा सा ये टॉपिक था संज्ञा के भेद, और इसमें केवल हमें पदार्थवाचक संज्ञा और किस तरह से भाववाचक संज्ञा का वर्णन करना है। इकाई पहली में ही सर्वनाम हमें आज देखना है तथा सर्वनाम के भेद भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर्वनाम किसे कहा जाता है? जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कृष्ण घर जा रहा है, उसे कुछ रुपए दे दो। इस वाक्य में कृष्ण के स्थान पर उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कृष्ण न कहकर उसे, यह शब्द जब प्रयोग में आता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। या और एक उदाहरण, जैसे
राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में अगर हम संज्ञा को हटा दें और उसकी जगह पर सर्वनाम रख दें तो कैसा वाक्य होगा? उसने उसको बाण से मारा। तो इसी तरह से हमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कहते हैं, यह स्पष्ट करना है। तो सर्वनाम की व्याख्या तो हमने स्पष्ट की। उसके बाद सर्वनाम के कुछ भेद हैं और उन भेदों में 5 भेद प्रमुख है। जैसे पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम के भेद हैं जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक यानी इंटरफेनेटिव प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरागेटिव प्रोनाउंस। ठीक है छात्रों, तो आज अब हम एक एक करके सर्वनाम के भेदों की व्याख्या को स्पष्ट करेंगे। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 और भेद किए जाते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये। इस तरह से इसे ही हिंदी में प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अब दूसरा सर्वनाम का भेद देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। इन प्रश्नों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसमें किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे यह, वह आदि। यह शब्द पास वाली वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है और वह शब्द दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे देखिए निश्चयवाचक, कि हम जानते हैं कोई चीज हमारे पास पड़ी होती है तो उसको उद्देश्य करके हम पूरा वाक्य जब बोलते हैं तो इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए यह जो शब्द है जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि यह शब्द पास वाली वस्तु के लिए और वह जो शब्द है वह दूर वाली वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। कि उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान हमें होता है। अनिश्चित, इसके उल्टे जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें किसी वस्तु का संदेह सहित अगर ज्ञान हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सब, कोई, कुछ। यानी सब का मतलब क्या? सभी। लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली यही व्यक्ति इस तरह से नहीं कहा जा सकता। और कोई यानी इनमें से कोई, तो ये भी अनिश्चयपूर्ण है। और इनमें से कुछ, ये भी अनिश्चयता का ही उदाहरण है।
ठीक है। अगला सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, हम देखते हैं। इसके उदाहरण है जो, सो, जिस, उस। ये शब्द जिसका प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, जो करेगा सो भरेगा। देखिए कैसे उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। या दूसरा उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इत्यादि। तो ये संबंध दर्शाने वाले कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अभी सर्वनाम का जो पांचवा भेद है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन आ रहा है, तुम क्या करते हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जिस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से उदाहरण देखते हैं कि यह कौन आ रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यह प्रश्न भी है, लेकिन कौन आ रहा है ये भी फिर से प्रश्न हो गया कि यह कौन है। ठीक है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, तुम क्या करते हो। तो तुम मतलब कौन है वह हमें समझ में नहीं आ रहा, और वह जो कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, वह भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब हम स्वरों के भेद, ये इकाई पहली का दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। स्वरों के भेद। इसके पहले हम स्वर किसे कहते हैं उसे देखेंगे। स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स कहा जाता है। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ आदि। समझ रहे हैं कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम स्वरों के भेद देखें। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले स्वर रहस्व या मूल स्वर जिन्हें कहा जाता है। स्वर के दो भेद में से पहला रस्व या उसे ही मूल स्वर कहा जाता है। और ये जो मूल स्वर होते हैं या रस्व स्वर होते हैं वे केवल एक मात्रिक स्वर होते हैं। एक मात्रिक, मात्रा यानी समय। तो इन्हें उच्चारण करने में जो समय लगता है वह एक इस अंक के माध्यम में दर्शाया जाता है। इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन स्वरों में वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में सबसे थोड़ा समय लगता है। ऐसे स्वर केवल चार है और वह है अ, ई, उ और रु। तो देखिए छात्रों, ये उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि मूल स्वर या रस्व स्वर कौन से हैं। तो वे चार है, अ, ई, उ और रु। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्वरों का दूसरा भेद है दीर्घ या संधि स्वर। दीर्घ यानी जिसे समय अधिक लगता है, और संधि का मतलब है यहाँ पर जोड़ जिसे हम कहते हैं। तो इन्हें द्विमात्रिक, द्वि का मतलब दो और मात्रा का अर्थ हमने आपको बताया कि समय। तो इससे दीर्घ स्वर या स्वर संधि, यह जो दूसरा भेद है, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर उच्चारने में जो समय लगता है वह दो के अंक के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो इसलिए इसे द्विमात्रिक भी कहा जाता है। इस भेद में वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों के, रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ठीक है। यह एक दीर्घ स्वर
पहचानने का एक जिसे हम कहेंगे कि नियम है कि वे ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगाते हैं उच्चारण में। ठीक है। समय की अधिकता के कारण इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं तथा दो स्वरों के मेल से बनने के कारण इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। तो हमने आपको पहले भी कहा संधि का मतलब है जोड़। तो ये एक से दो अक्षरों से या दो वर्णों से जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। इस तरह से दीर्घ या संधि जो स्वर है वे 7 है। कैसे? आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। तो ये सभी कैसे है? दीर्घ है। तो अ में एक और अ मिलने के कारण यहाँ पर वह आ होता है और ई में और एक ई मिलने के कारण बड़ी ई जिसे हम कहते हैं। ऊ में और एक ऊ मिलने के कारण बड़ा ऊ होता है। और ए जो होता है वह कैसे बनता है? देखिए, अ में अगर ई मिलाई जाए तो वह ए बनता है और अ में ए मिलाने पर भी वह बड़ा ए बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ के कारण यहाँ पर वह दीर्घ होता है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के अतिरिक्त स्वरों का तीसरा भेद भी है और जो महत्वपूर्ण है और उसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ह्रस्व दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। क्या कहते हैं उसे? प्लुत स्वर। तो किसी को पुकारते समय साधारण में जो लंबाई आती है, उच्चारण में जो लंबाई आती है उसे अधिक समय लगता है, उसे प्लुत कहा जाता है। इसे लेखन में प्रकट करने के लिए स्वर के सामने 3 का चिन्ह लगा देने की प्रथा है। जैसे अ, सोहम शब्द है, ओम शब्द है आदि की मात्रा का अर्थ परिणाम अर्थात समय है। यह भाव यह है कि अ के उच्चारण में जितना समय लगता है उस समय की अवधि को मात्रा कहते हैं। इस समय के आधार पर ही स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेदों में बांटा गया है। सभी स्वर एक मात्रिक और संधि या दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। इसी समय की स्थिति को देखते हुए प्लुत स्वरों को त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। ठीक है। तो स्वरों के भेद आपको समझ में आए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हाँ, प्लुत यानी अगर हम किसी को आवाज लगाते हैं तो काफी समय लगता है, जैसे ओ कहने पर हमें अधिक समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में स्वरों के भेद स्पष्ट होते हैं। ठीक है। अब हम व्यंजन किसे कहते हैं वह देखते हैं। देखिए, व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना न बोले जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। क, ख आदि सभी व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा लगाकर हलंत का रूप प्रकट किया जाता है। व्यंजन क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अतः हिंदी वर्णमाला में व्यंजन हलंत न लिखकर पूरे लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, प आदि। तो इसे व्यंजन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप बच्चों कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो स्वरों के सहायता के बिना नहीं बोले जाते और जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे तिरछी जो रेखा है उसे लगाने पर वे हलंत हो जाते हैं और वे स्वरों के सहायता से ही बोले जाने के कारण
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन हलंत न होकर वे पूरे लिखे जाते हैं। और इन व्यंजनों की जो संख्या है वह 33 मानी जाती है और स्मरण रखने की सुविधा के लिए कुछ वर्गों में इसे बांटा गया है। तो ये चार्ट जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी चीजें हम याद रखने के लिए वर्गीकरण करते हैं, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए व्यंजनों को याद रखने के लिए यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं और यहाँ पर वे व्यंजन दिए गए हैं। तो देखिए क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, त्र। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और इसे कोई वर्ग नहीं है। य, ल, र, ल, व। देखिए फिर से य, र, ल, व। और यह भी है श, स, ह। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजनों को क वर्ग में कौन आता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, और जिसका कोई वर्ग भी नहीं है। तो उन्हें अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं। इन सबको अगर गिना जाए तो वह कितने होंगे, 33 होंगे। तो इस तरह से आपको इन्हें याद रखना होगा। तो व्यंजनों के भेद भी हमें देखने होंगे। व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं, जिसे स्पर्श, अंतरस्थ और ऊष्म कहा जाता है। तो स्पर्श देखिए किसे कहेंगे कि क से लेकर म तक अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पांचों वर्गों के जो पांच पांच अगर हम लेते हैं तो 25 वर्ण जो है वह सभी कैसे है, स्पर्श। यानी अगर हम क वर्ग में देखेंगे तो देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ। क अगर हम उसका वर्णन देखते हैं तो एक तरह से वह दंतव्य दांतों की सहायता से उच्चारण करने वाले ध्वनि है। च वर्ग में च, च, छ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी तालु और जिह्वाग्र से, जिह्वा यानी जीभ के अग्रभाग से निकलने वाले ये ध्वनि है। वैसे ट वर्ग में देखिए ट, ठ, ड, ढ, न। तो तालु के दूसरा हिस्सा जो है तालु का, जिसे मूर्धन्य कहा जाता है, तो उससे निकलने वाले ये ध्वनि है। और त थ का अगर त वर्ग की बात करेंगे तो हम वर्ष जिसे कहा जाता है अर्थात तालु का जो अग्रभाग है उससे निकलने वाले ध्वनि को कहा जाता है। और प वर्ग की बात करेंगे तो वह ओट वाले ध्वनि है। तो इसी तरह से यहाँ पर स्पर्श कि कौन सी हमारी अगर हम उच्चारण अवयव देखेंगे तो हमारी जीभ के पांचों भाग या जीभ के ऊपर का जो हिस्सा है जिसे तालु कहा जाता है, और यह तालु के अगर 5 भाग करें तो हमारी जिह्वा और तालु एक दूसरे को अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ग में स्पर्श करती हैं, इसलिए उसे स्पर्श कहा जाता है। तो ये जो पांचों वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इन पांचों वर्गों के जो 5-5 वर्ण है कुल मिलाकर 25 वर्ण जो है वह स्पर्श वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इसके उच्चारण में जिह्वा का कंठ से लेकर होठ तक किसी न किसी भाग से पूर्ण स्पर्श होता है। स्पर्श कहाँ और किस प्रकार होता है इसका विवेचन अलग सा विषय है, किंतु हमें केवल स्पर्श यह व्यंजनों का भेद को याद रखना है। ठीक है। अब दूसरा भेद है अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण केवल 4 है। कौन से व? य, र, ल, व। क्योंकि इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य है, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। यद्यपि बाह्य दृष्टि से व्यंजन ही अधिक प्रतीत होते हैं।
परंतु कहे जाते हैं ये आधे व्यंजन ही। देखिए ये व्यंजन ही है लेकिन आधे व्यंजन है ऐसा माना जाता है। इनके स्वरूप और स्थिति को देखते हुए ही इन्हें अंतस्थ इसे या संज्ञा दी गई है या कहा गया है। अब व्यंजनों का तीसरा जो भेद है वह है ऊष्म। व्यंजनों के अंतिम 4 वर्ण जैसे श, देखिए क्ष, क्ष, स, ह ऊष्म कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास में प्रबलता आकर एक प्रकार की ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। और उनकी संख्या जो है वह अलग से है। देखिए 33 व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों में गिने जाने वाले ये 3 वर्ण हैं जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। कुछ विद्वान इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी मानते हैं परंतु ये स्वतंत्र वर्ण न होकर स्वतंत्र व्यंजन है। ये तीनों ही वर्ण दो दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं जैसे क का पैर मोड़कर और क्ष का पैर मोड़कर उसमें डालकर फिर क्ष क्षत्रिय का बनता है। उसी तरह से त का पैर मोड़कर र का पैर मोड़कर पैर मोड़कर त्र यह वर्ण हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ज का पैर मोड़कर त्र का पैर मोड़कर और अ का पैर मोड़कर हमें ज्ञानेश्वर का ज्ञ मिलता है। ठीक है। देखिए हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्द आ गए हैं, उनकी ध्वनि को ठीक ठीक प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह अपनाए गए हैं। जैसे फारसी शब्द जैसे गम, गलत, वक्त, अकल आदि को ठीक ठीक उच्चारण करने के लिए अक्षर के नीचे नुक्ता लगाया गया है। नुक्ता का मतलब क्या है? डॉट। हाँ, तथा अंग्रेजी का डॉक्टर शब्द आ तथा ओ के मध्यस्थ ध्वनियों के उच्चारण के लिए अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाता है। धन्यवाद।